हेलो दोस्तों, 11th केमिस्ट्री का यूनिट थर्ड तत्वों का वर्गीकरण एवं उनके गुणधर्मों में आवर्तिता, इस चैप्टर का 50% हिस्सा यानी तत्वों का वर्गीकरण हम लोग पिछले 2-3 वीडियो में पढ़ चुके हैं और बाकी के 50% हिस्से को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि है उनके गुणधर्मों में आवर्तिता। यहाँ पर आवर्तिता शब्द से तात्पर्य है चीज़ों का दोहराव होना, पुनरावृत्ति होना। जब आप पीरियोडिक टेबल में आवर्त रूप से तत्वों को फॉलो करेंगे तो उनके गुणों में जो दोहराव होगा, पुनरावृत्ति होगा, उसे आवर्तिता कहते हैं, क्योंकि आप आवर्त के रूप में चल रहे हैं, इसलिए आवर्तिता होता है। तो आइए इनके गुणों को समझते हैं पहले, उसके बाद इनके गुणधर्मों के आवर्तिता को समझेंगे। आवर्त तालिका के आवर्तिता के जो 4 मुख्य नियम हैं वो है संयोजकता, आयनीकरण एंथैल्पी, स्क्रीनिंग प्रभाव और परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या में सभी प्रकार के परमाणु त्रिज्या शामिल होंगे, जो आयनिक त्रिज्या हो या वांडर वाल त्रिज्या हो या सहसंयोजित त्रिज्या हो। इन चारों गुणों के बारे में हम लोग एक एक कर पढ़ेंगे, जिसमें पहला है संयोजकता। संयोजकता क्या होता है? किसी तत्व के संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। शुरुआती तौर पर यह बताया गया कि कोई तत्व कितने हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर संयोग करता है, वही संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे HCl में क्लोरीन का संयोजकता होता है 1, क्योंकि यह क्लोरीन 1 हाइड्रोजन से मिलकर बना है, इसलिए इसकी संयोजकता हो जाएगा 1। जबकि H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, क्योंकि यह 2 हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना है, इसलिए इसका संयोजकता हो जाएगा 2। लेकिन बाद में बताया गया कि किसी तत्व की संयोजकता उसके उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जिसे वो ग्रहण कर या त्याग कर अपनी अष्टक रचना पूर्ण करते हैं, संयोजकता कहलाता है। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यदि ज्ञात करें तो होगा 281। इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन या तो त्याग कर या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ये अपनी अष्टक रचना पूर्ण कर सकता है। तो इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मुश्किल काम होगा, बजाय 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़कर अपनी अष्टक रचना बाहरी कक्ष में पूर्ण कर लेगा, तो इसलिए इसकी संयोजकता हो गई 1। जबकि क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 287। बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान होगा 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बजाय, तो इसलिए इसका भी संयोजकता हो गया 1। किंतु आधुनिक परिभाषा के अनुसार किसी तत्व की संयोजकता उसके बाहरी कक्ष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग संयोजकता कहते हैं। जैसे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग प्राप्त करेंगे तो बाहरी कक्ष में 2p5 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। इसे अफबाउ रूल्स के अनुसार हम लोग इसके अभिविन्यास में भरेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सबसे पहले एक एक बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर विपरीत चक्रण में बचे हुए इलेक्ट्रॉन को विपरीत चक्रण में एक एक कर भरेंगे। तो 2 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में भर चुके हैं। यहाँ पर ये जोड़ा में है, ये जोड़ा में है और ये जोड़ा में नहीं है, और इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब कि जोड़े में नहीं वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 1 है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होगी। इसी तरह ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग प्राप्त करेंगे तो बाहरी कक्ष में 2p4 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें हम लोग p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 1 2 3 और विपरीत चक्रण में बचे हुए इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो हो गया 4। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1 2, इसलिए इसकी संयोजकता 2। यानी फ्लोरीन की संयोजकता 1 होती है जबकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। जैसे कि हम लोग पिछले एग्जाम्पल में बताए थे कि ऑक्सीजन का होता है 2, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना होता है H2O, और HCl में 1 होता है। तो अभी तक इस वीडियो में बने रहने से आपको फायदा ये हुआ कि अब आप किसी भी तत्व की संयोजकता चुटकियों में निकाल सकते हैं। इसके लिए 2 नियम हैं। पहला नियम कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करके, वो पहले नियम को हम लोग देखते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम लोग फास्फोरस, जिसका संकेत होता है P और इसका परमाणु संख्या होता है 15। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे, उसके बाद संयोजकता ज्ञात करेंगे।
तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको नहीं आता है ज्ञात करना तो वीडियो मौजूद है इस चैनल के प्लेलिस्ट में, जरूर देखें। आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 3s2 और उसके बाद 3p 10 और 2 12 और 3 15। इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा। अब इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों को देखेंगे कि इसकी स्थिति क्या है। तो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, तो p के अभिविन्यास 3 होते हैं। तो इसके तीनों अभिविन्यास में तीनों इलेक्ट्रॉन को भरेंगे हम लोग एक एक करके अफवाह रूल के अनुसार। तो क्या होगा, तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अर्थात फास्फोरस का संयोजकता 3 हुआ। पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने के लिए एक घड़ी के माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग उसका संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए उस घड़ी को देखते हैं जिसे हम लोग वैलेंसी क्लॉक या संयोजकता घड़ी कहते हैं। तो वो घड़ी है, ये घड़ी आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, ये मैं अपने से बनाया हूँ। तो इस घड़ी को हम लोग देखते हैं। घड़ी में क्या है, वर्ग 18 के तत्वों को, जितने बाहर के अंक लिखे हुए हैं ये सभी वर्ग हैं और अंदर संयोजकता है। 0 से 4 तक बढ़ता है और उसी क्रम में फिर घटता है, जैसे 0 1 2 3 4 3 2 1 और 0। वर्ग 18 के तत्वों का संयोजकता होता है 0, जबकि वर्ग 17 और वर्ग 1 के तत्वों का संयोजकता 1 होता है। वर्ग 2 और वर्ग 16 के तत्वों का संयोजकता 2 होता है, जबकि वर्ग 13 और वर्ग 15 की संयोजकता 3 होता है और वर्ग 14 का 4 होता है। इस घड़ी के माध्यम से आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की संयोजकता आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका संयोजकता हुआ खत्म। और नेक्स्ट है आयनीकरण इंथैल्पी। ऊर्जा का वह छोटा सा मान होता है जो किसी परमाणु के बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हुई एनर्जी को बताता है, रिप्रेजेंट करता है, आयनीकरण इंथैल्पी कहलाता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि परमाणु के यदि बाहरी कक्ष से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो इसे फर्स्ट या प्रथम आयनीकरण इंथैल्पी कहते हैं, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हुई एनर्जी को हम लोग द्वितीयक या सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं, और तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग थर्ड आयनीकरण इंथैल्पी कहते हैं। और इनका मान क्रमशः बढ़ता जाता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से करीब है वो उतना ही स्ट्रांगली बंधा है और उसको निकालने में खर्च एनर्जी बाहरी वाले के तुलना में अधिक होता है, इसलिए इनका मान क्रमशः बढ़ता जाता है। आयनीकरण इंथैल्पी से प्रश्न ऐसे उठते हैं कि आयनीकरण इंथैल्पी का मान क्रमशः क्यों बढ़ता है। तो आप जानते हैं कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, जितनी मात्रा में माइनस चार्ज होता है उतनी ही मात्रा में परमाणु में प्लस चार्ज भी होता है, और यदि हम लोग इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यानी माइनस चार्ज निकालेंगे तो इस पर नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा, इसलिए इनका मान बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इस पर नाभिकीय आवेश हावी हो जाएगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन को ये क्लोजली पैक कर लेगा और इसको निकालने में खर्च हुई एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि आयनीकरण इंथैल्पी का मान क्रमशः इसलिए बढ़ता है क्योंकि उस पर नाभिकीय आवेश हावी हो जाता है, यानी नाभिकीय आवेश के कारण आयनीकरण इंथैल्पी का मान क्रमशः बढ़ता जाता है। और नेक्स्ट है स्क्रीनिंग प्रभाव, या इसे कह सकते हैं स्क्रीनिंग प्रभाव। स्क्रीनिंग प्रभाव क्या होता है, परमाणु के जो कक्ष होते हैं वो पर्दे की तरह आचरण करते हैं और उनके बीच नाभिकीय आकर्षण बल का मान कम हो जाता है। वैसे ही ठीक जैसे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उनके बीच में यदि पर्दा लगा दिया जाए तो उन दोनों का कम्युनिकेशन कम होता जाएगा, और जितने ही पर्दों की संख्या बढ़ती जाएगी उनके बीच का आकर्षण और इंट्रैक्शन कम होता जाएगा। ऐसा ही काम स्क्रीनिंग प्रभाव करता है परमाणु के नाभिकीय आकर्षण बल के बीच में, और इसके कारण भी आयनीकरण इंथैल्पी का मान कम हो जाता है। क्योंकि जब इनके बीच आकर्षण बल पर्दों के कारण कम होता है तो जितने भी पर्दे बढ़ते जाएंगे तो उतना ही इनके बीच आकर्षण बल कम हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कम होगा, यानी आयनीकरण इंथैल्पी का मान भी कम होता जाएगा। ठीक है, स्क्रीनिंग प्रभाव से भी एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि ऑक्सीजन का फर्स्ट आयनीकरण इंथैल्पी नाइट्रोजन के फर्स्ट आयनीकरण इंथैल्पी से कम क्यों होता है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष पेयर में रहते हैं और पेयर में रहने के कारण दोनों माइनस चार्ज, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, इसलिए ये आसानी से यहाँ से हटना चाहेगा और ये आसानी से हट जाता है कम एनर्जी लेकर ही। जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन के देखेंगे कि बाहरी कक्ष में सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और ये निकलने के लिए इसके अपेक्षा में ज़्यादा एनर्जी लेगा, क्योंकि यहाँ पर तो अट्रैक्शन था, प्रतिकर्षण था, जबकि यहाँ पर ये नॉर्मल अवस्था में है, इसलिए ये निकलने में अधिक एनर्जी लेगा ऑक्सीजन के तुलना में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि युग्मित है, ऑक्सीजन का बाहरी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, जबकि नाइट्रोजन का बाहरी इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन का फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी का मान कम होता है नाइट्रोजन के तुलना में। आयनीकरण इंथैल्पी का एक भाग है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। यह क्या होता है? किसी तत्व के गैसीय अवस्था के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी उत्पन्न होती है, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं EGE यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसका मान आयनीकरण इंथैल्पी के मान की तरह बढ़ता घटता है और ये भी स्क्रीनिंग प्रभाव और नाभिकीय आवेश से ग्रसित होता है और इसे हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन प्रीति या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानते थे। और नेक्स्ट है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या होता है? किसी तत्व का वह गुण होता है जो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है और इसका मान भी आयनीकरण इंथैल्पी और EGE यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के मान पर निर्भर करता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि X यानी काई जो इसका सूचक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IE यानी आयनीकरण इंथैल्पी प्लस EGE इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और इसके मान का निर्धारण के लिए हम लोग मिलीकैन के नियम के अनुसार करते हैं, जो कि है En बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर आयनीकरण इंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बाई 2। ठीक है। और नेक्स्ट एंड लास्ट है एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कक्ष के बीच के दूरी को, औसत दूरी को हम लोग एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, आयनिक त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या और वान डेर वाल्स त्रिज्या। इन सब के बारे में एक एक पढ़ेंगे। जैसे है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या किसी आयन के नाभिक और बाह्यतम कक्ष के बीच की औसत दूरी को हम लोग आयनिक त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किसी उदासीन परमाणु के त्रिज्या 154 पिकोमीटर है, जबकि उसी परमाणु के आयन की त्रिज्या 95 पिकोमीटर है, धनायन की त्रिज्या। यानी उदासीन परमाणु के अपेक्षा उसी के धनायन परमाणु की त्रिज्या आधी होती है, जबकि उसके ऋणायन की त्रिज्या उससे दुगनी होती है। इसे आयनिक त्रिज्या कहते हैं। यानी मोटे तौर पर समझिए कि धनायनों की संख्या बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि ऋणायनों की संख्या बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। इसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो सोडियम प्लस आयन बड़ा होगा, इसका परमाणु त्रिज्या मैग्नीशियम के डबल प्लस आयन के तुलना में, जबकि एल्युमिनियम का ट्रिपल प्लस आयन छोटा होगा मैग्नीशियम के तुलना में। और उसी तरह हम लोग फ्लोरीन का परमाणु त्रिज्या छोटा होगा ऑक्सीजन के डबल माइनस आयन से, और ये छोटा होगा नाइट्रोजन के ट्रिपल माइनस आयन के तुलना में। तो ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में बनते हैं, इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है। सहसंयोजी त्रिज्या, सहसंयोजी अणुओं के बंधित परमाणुओं के अंतर नाभिकीय दूरी के आधे को हम लोग सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं। क्या जैसे क्लोरीन का सहसंयोजिक अंतर नाभिकीय दूरी होता है 198 pm, और इनके सहसंयोजी त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग इसका आधा कर देंगे, यानी 198 pm को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे आधा करने के लिए, तो हमें प्राप्त होगा 99 pm। यानी हम कह सकते हैं कि क्लोरीन का सहसंयोजित त्रिज्या 99 pm होता है। ठीक है।
और नेक्स्ट एंड लास्ट है वान डेर वाल्स त्रिज्या। वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या होता है? किसी ठोस पदार्थ में उपस्थित दो निकटवर्ती परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी के आधे को हम लोग वान डेर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। मान लीजिए कि ये दो निकटवर्ती परमाणु हैं, इनके नाभिक ये है और ये है, और इनके बीच की दूरी को हम लोग आधे करेंगे तो इसका वान डेर वाल्स त्रिज्या हमें ज्ञात होगा। और वान डेर वाल्स त्रिज्या गैसों की होती है, अक्रिय गैसों की होती है, और ये सबसे दुर्बल बल होता है, इसलिए इसकी त्रिज्या सभी आयनिक त्रिज्या और सहसंयोजित त्रिज्या के अपेक्षा में अधिक होता है, यानी बड़ा होता है। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आप लोगों के लिए 11th केमिस्ट्री का यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। थैंक यू।